अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 जिसका नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर। इस स्टैंडर्ड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहता है टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। यानी ये स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेशन सिखाता है इस रेशो की। वैसे ही हमें क्यों चाहिए होती है, नॉट इन रिटन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ईपीएस इज यूज्ड इन एफएम फॉर शेयर वैल्यूएशन पर्पसेस। हम शेयर की वैल्यू करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक रीजन। हमारा ये स्टैंडर्ड AS20 अप्लाई होता है ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट, बताओ किन कंपनियों पर अप्लाई नहीं होता? एक्सेप्ट SMC। अच्छा, जो इंड एस वाली कंपनी है उन पर भी ऑफ कोर्स अप्लाई नहीं होगा, इंड एस वाली कंपनियों पर इंड एस अप्लाई होंगे। ओके, तथा ऑल एंटिटीज इन लेवल, कौन से लेवल में? लेवल 1। लेवल 1 के अंदर भी सब पर अप्लाई होगा, लेकिन 2, 3, 4 पर अप्लाई नहीं होगा। नॉट ऑन 2, 3, 4। अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या है? अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या है? ये एक स्पीड है या रेट है, किस चीज का? ऑफ अर्निंग बाय इन्वेस्टिंग पर शेयर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब ये एक साल में हमने अगर एक शेयर लगा दिया, एक शेयर में पैसा लगाया, तो कंपनी क्या अर्न करती है? कंपनी क्या अर्न करती है? इसका मतलब कंपनी अर्निंग के बारे में बात कर रही है। फैज, कंपनी क्या कमाती है और क्या बांटती है, दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? कंपनी क्या कमाती है और क्या बांटती है? तुम्हारे पापा क्या कमाते हैं और उसमें से कितना खर्च करते हैं, दोनों अलग बातें हैं। तुम कह रहे मेरे को समझ में नहीं आया, दोनों अलग कैसे हैं? भैया, कंपनी आपको क्या देती है वो अलग है, कंपनी क्या कमाती है वो अलग है। अच्छा, अब बारी आती है कि साहब अर्निंग पर शेयर के अंदर अगला मुद्दा आता है कि अर्निंग पर शेयर कितने तरह की होती है। एक होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, एक होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो कि ज्यादा कौन लोग यूज करते हैं? जो ज्यादा एनालिस्ट लोग यूज करते हैं। एनालिस्ट मतलब जिन्होंने विश्लेषण करना है। और एक हमारी रेशो कौन सी यूज होती है? बेसिक, जो जनरली यूज होती है। अगर मैं कहूं जनरली, तो जनरली बेसिक की बात होती है। अगर कभी भी कोई कहे ईपीएस, कुछ ना कहे बेसिक या डाइल्यूटेड, तो आप क्या लेंगे? अब बेसिक की बात करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ये हमारा उसका फॉर्मूला है। तो अर्निंग बेसिकली कहां से निकलेगी? अर्निंग पैट से निकलेगी। कहां से निकलेगी? पैट से। एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है? जो बिलोंग करती है, यानी प्रॉफिट जो बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर का है, उनको जो बिलोंग करता है। अच्छा, फिर बारी आती है वेटेड एवरेज का मतलब है हम टाइम के हिसाब से एवरेज करेंगे। वेट किसका लगाएंगे? फटाफट से बताओ। वेट हम टाइम का लगाएंगे। क्या टाइम मंथ होंगे?
या डेज भी हो सकते हैं, या वीक्स भी हो सकते हैं। भाई कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो डिपेंड करता है। हालांकि हमारे सवालों में ये हमेशा मंथ में ही चल रहा होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो शेयर्स क्या हो गए, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। अगर कोई शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड ही नहीं है तो वो आउटस्टैंडिंग ही नहीं है। हम अपने पास वेटेड एवरेज को क्यों लेते हैं? वाई वेटेड एवरेज? हम वेटेड एवरेज को क्यों लेते हैं? टू कैलकुलेट करेक्ट स्पीड। हम करेक्ट स्पीड देखना चाहते हैं, किसकी? ऑफ अर्निंग्स। तो भाई ये अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर क्यों ऐसा करते हैं? तो इसके आगे हमने बताया था, बिकॉज अर्निंग्स में भी क्या टाइम बेस्ड पैटर्न है? फटाफट से बताओ, क्या अर्निंग में भी टाइम बेस्ड पैटर्न है? क्योंकि अर्निंग भी जो होगी, क्या अर्निंग शुरुआत में ऐसी होगी, बाद में जब नए शेयर इश्यू हो जाएंगे तो अर्निंग का पैटर्न बदल जाएगा? फटाफट से बताओ। अर्निंग पहले कम होगी, नए इश्यू के बाद बढ़ जाएगी। तो क्या अर्निंग के पैटर्न को अगर मैं एग्जैक्टली उसी तरह के शेयर पैटर्न से डिवाइड करूंगा तो मेरी करेक्ट स्पीड आएगी? कुछ याद आया? कल हमने इस पर चर्चा की थी कि करेक्ट स्पीड तब निकलेगी। तो इसलिए हम लोग अपने पास वेटेड एवरेज करते हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर दो चीजों की कैलकुलेशन आती है। बताओ दो चीजों की कैलकुलेशन कौन कौन सी आती है? एक आती है हमारे पास अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरी किसकी कैलकुलेशन आती है? वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ये दो चीजों की कैलकुलेशन आती है। जब मैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की बात करता हूं तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? आप पैट से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो। फिर भी इंस्टीट्यूट बदतमीजी पे उतर आता है तो बताओ वो कहां से स्टार्ट करता है? वो ईबीआईटी से स्टार्ट करता है, वो भी कौन सा? विद एरर्स। वो गलत मलत क्या दे देता है? ईबीआईटी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वो आपको गलतियों वाला ईबीआईटी दे देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। किसकी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है? ऑफ एरर्स। जिससे क्या मिल जाता है? जिससे मुझे करेक्ट ईबीआईटी मिल जाता है। फिर मुझे बताओ इसके बाद क्या होता है? करेक्ट ईबीआईटी निकालने के बाद अब आपको इंटरेस्ट लगाना है, माइनस इंटरेस्ट। तो अब ये इंटरेस्ट किस पर आएगा? ये ऑन बोरोइंग्स आएगा। क्या ये कौन सी वाली बोरिंग्स हैं? भाई सारी की सारी आ गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन वोन, सब के सब आ गए। फाइनेंस कॉस्ट हो गई है। मैंने कहा इसके बाद जो निकल कर आता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईबीटी या पीबीटी। हां, अगर इसमें कोई एक्सेप्शनल आइटम्स हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो तो क्या उन्हें माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम्स हो, हालांकि हमने किसी सवाल में देखी नहीं, पर क्या हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर होंगी तो वो भी एडजस्ट होंगी। तो ये थी पीबीटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्सेप्शनल आइटम्स। फिर निकल आएगा पीबीटी। मुझे बताओ पीबीटी में अब क्या माइनस करेंगे? अब माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कौन सा वाला? क्या करंट टैक्स भी माइनस होगा, डेफर्ड टैक्स भी माइनस होगा? द आंसर इज यस। करंट टैक्स भी माइनस होगा और डेफर्ड टैक्स भी माइनस होगा। जब हम बात करते हैं करंट टैक्स की, तो करंट टैक्स कहां निकाला जाता है? ये वो है जो टैक्स की क्लासेस में आप कैलकुलेट करते हैं। और डेफर्ड टैक्स जो है ये कहां पर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे? हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में निकालना सीखेंगे। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये जो निकल कर आता है इसके अंदर निकल कर आता है पैट, और मुझे इसके बाद भी कुछ माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? प्रेफरेंस का डिविडेंड। तो प्रेफरेंस का जब डिविडेंड माइनस करना है तो आपके पास क्या हो सकती है? या तो हो सकती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो क्या इसका डिविडेंड माइनस होगा ही होगा, डिक्लेयर्ड और नॉट? चाहे डिक्लेयर्ड हो चाहे ना हो, यह हमेशा घटेगा ही। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स,
तो इसके लिए क्या होगा, ये माइनस होगा इफ डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये कब माइनस होगा, इफ डिक्लेयर्ड। जूम करने को कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नॉन क्यूमुलेटिव में क्या एज्यूम करेंगे, फटाफट से बताओ। नॉन क्यूमुलेटिव में एज्यूम करेंगे कि डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। और अगर मान लो क्यूमुलेटिव के बारे में ही साइलेंट है, यानी कि क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन किसके बारे में साइलेंट है कि ये क्यूमुलेटिव है कि नहीं है, तो एज्यूम क्या कर लेंगे कि क्यूमुलेटिव है और हम क्यूमुलेटिव मानकर उसे एडजस्ट कर देंगे। यहीं पर हमने आपसे कहा था कि ये जो निकल कर आता है इसका क्या नाम है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सावधानी की बात यह है, क्या कोई भी क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या कोई भी और रिजर्व किसी भी नाम से, क्या वो इसके अंदर यूजफुल है? क्या कोई भी रिजर्व का क्रिएशन इसके लिए यूजफुल है? द आंसर इज नो। अच्छा, इन्हीं रिजर्व्स का अगर कैंसिलेशन हो तो क्या वो काम का है? आई मीन टू से क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व वॉज कैंसल्ड, तो क्या इसमें एडजस्टमेंट होगी? भाई साहब, रिजर्व्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे डीआरआर है, चाहे सीआरआर है, चाहे कोई और रिजर्व है, किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, क्या ये आपको पागल बनाने के लिए दिया जाता है? द आंसर इज यस, ये पागल बनाया। तो आपने पागल बनना नहीं है, ये ध्यान रखना है। मुझे बताइए, वेटेड एवरेज को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मैंने वेटेड एवरेज को भी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तरीका बताया था जिसका नाम था, हमने कैसे किया था, हमने कहा आइटम बाय आइटम एवरेज कर लो। क्या कर लो? आइटम बाय आइटम एवरेज कर लो। अगर डिबेंचर गिवन है तो इंटरेस्ट माइनस होना, कोमल हो गया ना ऊपर बेटा, इंटरेस्ट यहां आ गया, दोबारा इंटरेस्ट थोड़ा ना माइनस कर दोगे। ओके, श्लोक कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ रिजर्व माइनस क्यों नहीं, एडजस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्लोक सारे के सारे रिजर्व्स किसके होते हैं? शेयर होल्डर के। अगर आप उन्हें कैंसिल करा के ऐड करोगे तो घटेगा भी किनका? उन्हीं का ही। हिसाब बराबर है। इसका मतलब मैं कहूं आपसे लेकर आपको देना है तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं कहूं आपको दिया तो लिया भी तो आपसे होगा। इसका मतलब कुछ भी कर लो, आपको कोई अर्निंग पर शेयर में फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसमें आइटम बाय आइटम एवरेज की थी। तो मुझे बताओ, ये आपको मैंने टेक्निक बताई थी, मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस को कितने महीने ले लो, फटाफट से बताओ। ओपनिंग बैलेंस को कितने महीने ले लो? 12/12। फिर उसके बाद एक फ्रेश इश्यू आ गया, तो मुझे बताओ फ्रेश इश्यू कहां से कहां ले लोगे? डेट ऑफ फ्रेश इश्यू से 31 मार्च तक, डेट ऑफ फ्रेश इश्यू से लेकर के 31 मार्च तक। एक और भी फ्रेश इश्यू आ गया, फ्रेश इश्यू 2, तो ये कहां से लेंगे? डेट ऑफ फ्रेश इश्यू 2 से 31 मार्च तक। इसका मतलब आप हर चीज को अलग अलग लोगे, इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, ये सबसे सिंपल तरीका है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्यूमुलेटिव बेसिस। तो क्यूमुलेटिव बेसिस में क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस को 12/12 मत लो, कहां से लो? 1/4 से फ्रेश इश्यू की डेट तक। याद आया कुछ? 1/4 से फ्रेश इश्यू की डेट तक ले लो। फिर उसके बाद जब फ्रेश इश्यू 1 आएगा तो फटाफट से बताओ कहां से लोगे? फिर हम कहेंगे फ्रेश इश्यू 1 की डेट से फ्रेश इश्यू 2 की डेट तक ले लो। फिर फ्रेश इश्यू 2 आएगा तो हम क्या करेंगे? फ्रेश इश्यू 2 की डेट से 31 मार्च तक ले लो। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है ये आपने नहीं कराया था, ये कराया था, क्योंकि आप भूल जाते हैं इसलिए ऐसा है। ये लीजिए, मैंने कहा अगर मान लीजिए मेरे पास है ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर्स का?
10,000 शेयर्स का, और 1 जुलाई का फ्रेश इश्यू है मान लो 5,000 शेयर का। तो आप आइटम बाय आइटम एवरेज करेंगे तो बताओ क्या होगा। आइटम बाय आइटम एवरेज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मुझे बताना आइटम बाय आइटम एवरेज की तो कितना हो गया 3750 यानी 13,750। और अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पर लोगे तो इसी को मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पर अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे फटाफट से बताओ फिर मैं क्या करूंगा। फिर मैं लूंगा 10,000 को कहां तक, फ्रेश इश्यू की डेट तक, यानी 3 महीने तक। कितना आ जाएगा ये 2,500। और फिर मैं क्यूमुलेट करके बोल दूंगा कि 15,000 शेयर्स रहे फॉर 9 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा 15,000 इंटू 9/12 कितना होगा 11,250। 11,250 और जोड़कर बताओ कितना हो गया 13,750। तो जिस बच्चे ने कहा आपने ये नहीं कराया था वो झूठ बोल रहा है। हमने ये भी कराया था और ये भी कराया था, दोनों कराए थे, और हमने कहा था ये ज्यादा सिंपल मेथड है, ये सिंपल मेथड उतना नहीं है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, बट एनीवे मैंने आपको कहा कि दिस इज प्रेफर्ड मेथड। पर फिर भी कभी कोई ये कह दे तो आप ये नहीं कह सकते ये गलत है। ओके, ये मैंने इसलिए बताया कि अच्छा ऐसे भी किया जाता है, अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एचपी कह रहा है क्या एग्जाम के अंदर दोनों मेथड से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ये मेथड बेटर है, ये मेथड में गलतियां होने के चांस ज्यादा है। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू डूइंग इन एग्जाम बाय दिस मेथड, फॉलो दिस मेथड, बट वेयर एवर यू सी somebody has done like this you cannot say this is wrong. Okay. जरूरी तो नहीं शेयर होल्डर को ही दिया हो, किसी और पर्पस के लिए दिया हो तो भी डिडक्ट नहीं करना। अंकिता बेटा पहले तो अच्छी तरह समझ लो, कोई भी रिजर्व, चाहे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है चाहे जनरल रिजर्व है, दे ऑल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब यह कि देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड कि आप कहो कि हो सकता है ये रिजर्व इक्विटी वालों का ना हो। देयर इज नो एक्सेप्शन। इसका मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू हुम, इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन कि हम कहें कि इसमें कोई एक्सेप्शन बना दी जाए। राघव कह रहे हैं एट्रीब्यूटेड के ऊपर लिखा है जो बिलोंग करता है, उसका हिंदी मतलब बताया ना, एट्रीब्यूटेड का मतलब है जो बिलोंग करता है। ओके, तो प्रॉफिट जो बिलोंग करता है इक्विटी होल्डर को। गॉट इट राघव? तो ये मैंने आपके साथ कल बताया था, अभी हमने इसके अंदर और भी बातें करनी है। मैं इसका वीडियो बंद कर देता हूं।